हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन की 98। सो फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का 21वां अध्याय प्रमुख पद अधिकारी गण के 25 इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये भाग 3 है। जी गाइस, ये भाग 3 है क्योंकि इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है काफ़ी अधिक होने के कारण मैं इसको 4 से 5 भागों में विभाजित किया है और जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं प्रमुख पद अधिकारी गण के वो सभी के सभी मैंने मेंशन करने का कोशिश किया है, जो इंडिया के किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस टॉपिक से जो है क्वेश्चन जो है पूछ ही लिया जाता है, चाहे वो इंडिया के जो भी एग्ज़ाम हो। तो इसका जो प्रमुख पद अधिकारीगण हैं वो हैं उप प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता, लोकसभा अध्यक्ष, महान्यायवादी, सॉलिसिटर जनरल, एडवोकेट जनरल एवं मुख्य सत्कर्ता आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इन सभी के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं सभी को मैंने मेंशन करने का कोशिश किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का क्लास हम शुरू करते हैं और कवर करते हैं आज की क्लास के मोस्ट 25 इम्पोर्टेंट प्रश्न। भाग 3 है इस टॉपिक का, ये भाग 3 है। सो फ्रेंड्स, ये रहा पहला प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित लोकसभा अध्यक्षों में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा? निम्नलिखित लोकसभा अध्यक्षों में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो ये रहा था बलराम जाखड़ का। किसका? बलराम जाखड़ का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपने पद पर रहते हुए दिव्यांगत होने वाले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। अपने पद पर रहते हुए दिव्यांगत होने वाले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। तो कौन थे वो लोकसभा अध्यक्ष? तो वो थे GMC बालयोगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। GMC बालयोगी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि लोकसभा में मत विभाजन के दौरान पक्ष और विपक्ष में बराबर मत पड़ते हैं तो इस स्थिति में किसे निर्णय किया जाता है? किससे निर्णय किया जाता है? यदि लोकसभा में मत विभाजन के दौरान पक्ष और विपक्ष में बराबर मत पड़ते हैं तो इस स्थिति में कैसे निर्णय किया जाता है? तो कैसे निर्णय किया जाता है? तो ये किया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष इस स्थिति में निर्णायक मत देता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? तो किसके द्वारा दी जाती है ये मान्यता? तो ये दिया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। किसके द्वारा दी जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव होता है। राष्ट्रीय मंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव होता है। तो कौन होता है? तो ये होता है लोकसभा महासचिव। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा भेज सकता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा भेज सकता है। तो किसको भेज सकता है अपना इस्तीफा लोकसभा अध्यक्ष? तो ये भेज सकता है उपाध्यक्ष को। किसको भेज सकता है? उपाध्यक्ष को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? तो कौन थे प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष? तो वो थे कौन? PA संगमा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की
लोक समिति को अध्यक्ष की कौन मनोनीत करता है? भारतीय संसद की लोक समिति को अध्यक्ष की कौन मनोनीत करता है? तो कौन करता है मनोनीत? तो ये करता है कौन? लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा में वोटिंग के दौरान पहले चरण में कौन मत नहीं डाल सकता है? लोकसभा में वोटिंग के दौरान पहले चरण में कौन मत नहीं डाल सकता है? तो कौन मत नहीं डाल सकता है पहले चरण में? तो ये जो है कौन? अध्यक्ष। अध्यक्ष जो है ये पहले चरण में मत नहीं डाल सकता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की पहली महिला स्पीकर थी? निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की पहली महिला स्पीकर थी? तो कौन थी पहला महिला स्पीकर? कौन थी लोकसभा की? तो ये था कौन? मीरा कुमार। कौन था? मीरा कुमार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान का निम्न अनुच्छेद में से कौन एक आबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा? तो कौन सा अनुच्छेद में यह आबंधित है? तो यह है किसमें? अनुच्छेद 100 में। किसमें? अनुच्छेद 100 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करता है लोकसभा की अध्यक्षता? तो ये करता है स्पीकर। कौन करता है? स्पीकर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो ये किया जाता है किसके द्वारा? तो इनमें से किसी भी के द्वारा जो है मनोनीत नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष आवश्यक रूप से होना चाहिए? तो किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि भारत की लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष आवश्यक रूप से होना चाहिए? तो किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है? तो यह है अनुच्छेद 93 में। किसमें है? अनुच्छेद 93 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो कौन है प्रथम विधि अधिकारी भारत सरकार का? तो वो थे भारत का महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है इसकी नियुक्ति? तो ये करता है कौन? भारत का राष्ट्रपति। कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो कौन देता है कानूनी विषयों पर परामर्श भारत सरकार को? तो ये देता है कौन? अटॉर्नी जनरल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता है? भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता है। तो कौन है मुख्य परामर्शदाता भारत सरकार का? तब वो है कौन? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं होता है लेकिन
जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं होता है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? तो कौन है वह व्यक्ति? तो वो है कौन? भारत का अटॉर्नी जनरल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाही में संसद का सदस्य ना होते हुए भी कौन भाग ले सकता है? तो कौन भाग ले सकता है? तो ये भाग ले सकता है कौन? महान्यायवादी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग तो ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता है? तो कौन जो है ये भाग तो ले सकता है कार्यवाहियों में लेकिन मतदान नहीं कर सकता? तो ये है कौन? अटॉर्नी जनरल। कौन है? अटॉर्नी जनरल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या भारत का महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन या उनकी समिति की बैठक में अपना वक्तव्य रख सकता है? तो हाँ, ये अपना वक्तव्य रख सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको हटाने का अधिकार संसद को नहीं है? निम्नलिखित में से किसको हटाने का अधिकार संसद को नहीं है? तो किसको नहीं हटा सकता संसद? तो ये जो है भारत का महान्यायवादी को जो है संसद नहीं हटा सकता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का महान्यायवादी कब तक पद धारण करता है? भारत का महान्यायवादी कब तक पद धारण करता है? तो कब तक पद धारण करता है भारत का महान्यायवादी? तो ये करता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। कब तक करता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, महान्यायवादी को प्रति माह कितना रुपया वेतन मिलता है? तो कितना रुपये वेतन मिलता है महान्यायवादी को प्रति माह? तो ये मिलता है 2,50,000। कितना मिलता है? 2,50,000। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह है आज की क्लास के मोस्ट 25 इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो क्लास कैसे लगा नीचे कमेंट कर जरूर बताएं, और पहली बार विजिट किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर करें ताकि आने वाले हर एजुकेशन वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुंचे। तो सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए और तैयारी करते रहिएगा।